क्वेश्चन नंबर 571 देखते हैं। इसमें डबल इंटीग्रेशन है एक्स वाई डी एक्स डी वाई। तो आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो 0 to 1 0 to 1 माइनस एक्स। पहले तो हमें ये पहचाना है कौन सी एक्स के लिए लिमिट है, कौन सी वाई के लिए लिमिट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल वाली दिख रही है उसको देखो। तो ये जो है ये तो कांस्टेंट है, ये वेरिएबल वाली है, तो इसमें एक्स है। अगर इसमें एक्स लिखा हुआ है तो दैट मीन्स ये वाई की लिमिट होगी। इसमें अगर y लिखा हुआ होता तो ये x की लिमिट होती, ठीक है। तो अगर इसमें x लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये y की हो गई, तो ये हमारी x की हो जाएगी, ठीक है। x की हो जाएगी 0 से 1, ठीक है। तो अगर हम y, पहले हम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, तो पहले हम इसके लिए इंटीग्रेशन करेंगे। तो y की लिमिट के लिए अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x एज अ कॉन्स्टेंट काम करेगा, तो इसको हमने बाहर लिख दिया। तो सिर्फ अभी हम क्या करेंगे, 0 to 1 माइनस एक्स, y वाली जो भी टर्म है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। x एज अ कांस्टेंट वर्क करेगा, इतनी सी बात है। तो यानी इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर अपॉन 2, ये रहा लिमिट 0 to 1 माइनस एक्स। अब ये लिमिट सॉल्व कर लो, तो यहाँ क्या आएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2, 0 रखोगे तो 0 ही आना है, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब हम क्या करेंगे, इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को खोल लेते हैं और x की फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को खोल लिया, x की मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ये रहा। अब लिमिट 0 to 1 जो कि x की ही लिमिट है, तो इसका इंटीग्रेशन करना है 1/2, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, तो ये नीचे हो जाएगा 4, एक्स की पावर 4/4 8 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 3 हो जाएगा ये, ठीक है। एक्स क्यूब बाय 3 हो जाएगा। 0 to 1 1 रखोगे तो ये आएगा, 0 0 0 रखोगे तो 0 ही आना है। इसको सॉल्व करना है, 1/24 इसका आंसर हो जाएगा। तो यानी इसका आंसर है हमारा डी ऑप्शन 1/24। अब देखते हैं 572। नेक्स्ट क्वेश्चन 572, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, दोनों क्या है, पैराबोला की इक्वेशन है। अगर x लिखा हुआ है x की पावर 1 है तो इसकी एक्सिस होगी x एक्सिस, मतलब ये वाला जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, y की पावर 1 है और पॉजिटिव साइन है, तो इसकी एक्सिस हो जाएगी y एक्सिस, मतलब ये वाला पैराबोला ऐसे बनेगा, ठीक है। अब क्या कहा है कि इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब दोनों के बीच का एरिया। तो एक पैराबोला ऐसे जाएगा, दूसरा पैराबोला ऐसा, तो इन दोनों के बीच का एरिया हमारा ये होगा, ये हमें निकालना है। तो अगर हमें ये वाला एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखो ये वाला जो पैराबोला है ये तो है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, और ये वाला जो है इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक। तो पहले तो इन दोनों पैराबोला का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये दो पैराबोला है हमारे पास, तो y की जगह पे यहाँ से वैल्यू निकालो, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। वो हमारी मर्जी है, कैसे भी इन दोनों को सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू यहाँ से निकाली, यहाँ रख दी, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, एक्स की पावर 4, 4a का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a अपॉन 4 इंटू एक्स, तो इतना आया ये, ठीक है 16। अब हमने क्या किया, यहाँ पर 4x को इधर लेके आ गए, तो -4ax, 16a स्क्वायर की इंटू इधर भी हो जाएगी, तो x की पावर 4 इतना। तो x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x क्यूब माइनस इतना आता है। x की वैल्यू है तो 0 होगी, इसको जब 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4a ही आएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 अगर है तो y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख लेना 0 ही मिलेगी। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, मतलब ये वाला पॉइंट 0 0, एक तो ये हो गया दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। अब x की वैल्यू अगर 4a यहाँ पर रखोगे या यहाँ पर रखोगे तो y की वैल्यू 4a ही मिलनी है, तो मतलब ये वाला पॉइंट दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट 4a 4a। अगर मैं यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर डाल दूँ तो ये x ये हो जाएगा 4a 0 पॉइंट, तो ये वाले डिस्टेंस मेरी क्या हो जाती है 4a, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, इसका एरिया अगर मुझे निकालना है तो मैंने इसे करके स्ट्रिप बना दी। अगर मैंने स्ट्रिप बनाई है तो ये नीचे x एक्सिस पर अगर आएगी तो ये dx लेगी, अगर dx लेगी तो इसकी लिमिट क्या रखेंगे, x की लिमिट है ना, x की लिमिट कांस्टेंट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालना है तो 0 to 4a, x की लिमिट हमने रखी 0 to 4a। अगर हम ये वाला कर्व यूज़ करते हैं तो ये कौन सा है, इसकी इक्वेशन ये है, तो y की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, तो ये निकाल दी। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, √4x, ठीक है। अगर ये वाला कर्व यूज़ करेंगे तो ये सारा एरिया आएगा, ठीक। तो अभी तो हमने 0 to 4a ये वाला कर्व यूज़ किया तो सारा एरिया आ गया, ठीक है। लेकिन मुझे तो सिर्फ ये वाला चाहिए, फिर मैंने क्या किया 0 to 4a ही, और ये वाला कर्व अगर मैं यूज़ करूँगी तो इसके नीचे का आएगा, है ना। तो 0 to 4a ये वाला, ये कर्व की इक्वेशन क्या है, इस कर्व की इक्वेशन ये लिखिए। यहाँ से y की वैल्यू निकालनी एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4a माइनस, मतलब इस वाले कर्व में से इस वाले कर्व का इंटीग्रेशन 0 to 4a माइनस इस वाले कर्व का इंटीग्रेशन 0 to 4a, तो हमें ये मिल जाएगा। तो जो भी हम कर्व लेते हैं उसके नीचे का पूरा एरिया आता है ना, इस वजह से, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 2 बाहर आ जाएगा, √a x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2, और ये साथ में लिख दो 2/3, या फिर इसके नीचे 3/2, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a तो बाहर आ जाएगा, x का पावर 2 का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन
3 आएगा, 4 या 12 हो गया, ठीक है। 0 to 4 लिमिट जा रही है, ठीक है, क्योंकि लिमिट सेम ही थी तो दोनों को साथ में ही लिखा है ना। बस अब क्या करना है, 4a यहाँ पर रखेंगे, 4a की पावर 3/2, तो 4 की पावर 3/2 और 1 यहाँ पर है, तो 1 + 3/2 करेंगे तो 5/2, और 5/2 को कैसे सॉल्व करोगे, 4 की पावर 1/2 और उसकी पावर 5, 4 की पावर 1/2 मतलब 2, 2 की पावर 5 कितना हो जाता है 32, तो ये आ जाएगा 32। यहाँ पर 1/2 है a की पावर, यहाँ पर 3/2 है, तो 1/2 + 3/2 हो जाएगा 2, तो a की पावर 2/3, ये हो जाएगा हमारा 32, तो 32 a²/3, ठीक है। ये कितना आएगा, 4 चौक 16 चौक 64, 64 बटे कितना आएगा 12, 64 बटे 12 अगर सॉल्व करोगे तो 16/3 आ जाएगा काट पीट के, a³/a², तो ये 16a²/3, 16a²/3 सॉल्व करोगे 16a²/3 ही इसका आंसर आ जाएगा। मतलब आंसर आता है डी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे तो चाहे याद भी कर लेना, ये तो बेसिक्स एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों क्या कहते हैं, दोनों पैराबोला के बीच का जो एरिया होता है 16/3 a² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है 1 + e⁻x 1 - e⁻x, तो इसको हम कैसे करेंगे देखते हैं, ठीक है। देखो e⁻−x लिखा हुआ है, ऐसा तो कुछ इसमें मिल नहीं रहा कि नीचे वाला मैं मान लूँ और उसका डिफरेंशिएशन करने पर ऊपर कुछ मिल जाए, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो हमने क्या किया, e⁻−x को हमने 1/e⁻x लिखा, इसकी इंटू यहाँ पे कर दी और ये e⁻x ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ये। अब मैं नीचे वाले को अगर t मानती हूँ, इसको मैंने t मान लिया, चाहे e⁻x को मान लो चाहे 1 को भी मान लो, ज़्यादा से ज़्यादा लेना होता है, तो इसको अगर मैं t मान लेती हूँ तो 1 + e⁻x को मैंने t मान लिया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e⁻x dx = dt आ गया। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कंसीडर करनी पड़ती है ना, तो यहाँ से क्या हुआ e⁻x dx dt, तो e⁻x dx को तो मैंने dt में लिख दिया, ये हो गया 1 + e⁻x t, 1 + t हो जाता, फिर और दिक्कत होती, तो जितनी ज़्यादा चीज़ों को कम कर सको उतना कोशिश होती है ना। तो इसको हमने t² लिख दिया, t की पावर ये क्या हो जाएगा, t की पावर -2, t की पावर -2 का इंटीग्रेशन, t की पावर -2 + 1/-2 + 1 यानी -1, अब t की ये क्या हो जाएगा हमारा t की पावर -1 माइनस t की पावर -1, या फिर t की वैल्यू हमने रख दी तो ये आ जाएगा -1/1 + e⁻x, तो 573 का जो आंसर आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा -1/1 + e⁻x, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन टीजीटी के मतलब का है नहीं तो मैं इसको अभी स्किप कर देती हूँ, ठीक है। 75 में क्या आ रहा है, x dx 0 to π(x dx/this), ये दे रखा है हमें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे 75 को, ठीक है। तो ये देखो, ये तो अगर आप इसमें a² b² को कुछ मान भी लो तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, फिर हमें चेक करना पड़ेगा। बट ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी किसी बुक का क्वेश्चन है तो ये बीएससी का अगर आपने पढ़ा होगा तो उसी में ही आपको जा करके मिलेगा शायद, ठीक है। तो देखो ये तो सिंपल सी बात है, जब भी cos² sin² दिखाई देता है ना, जब भी ऐसा कुछ दिखे cos² sin², तो ये sec और tan वाला ही कुछ ना कुछ बनेगा हमेशा, ठीक है। तो सबसे पहले 0 to a लिमिट जा रही है तो हम यहाँ पर π-x लिखेंगे, 0 to a वाले में x की जगह पे a-x रखते हैं, जैसे 0 to π/2 था तो π/2 - x रख रहे थे, है ना। तो यहाँ पर हम π-x रखेंगे, cos π-x, cos π-x करोगे तो cos x ही आएगा, तो ये एज इट इज़ रहेगा। sin π-x करोगे तो sin x ही आएगा, तो ये भी एज इट इज़ रहा। तो नीचे तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, ऊपर π-x आ गया, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है इसको, सिर्फ ऊपर ही नहीं यहाँ पर भी लिखा है π-x, लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा तो उसको एज इट इज़ लिख दिया। फर्स्ट i = इसको माना था, i = इसको माना, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर तो सेम है ही, x + π-x, x से x कैंसिल हो गया, पाई बचेगा सिर्फ। तो यहाँ से मेरे पास एक चीज़ फ़ायदेमंद हो जाती थी कि ऊपर कांस्टेंट आ जाता है, ये x दिक्कत कर रहा था, ये x हट जाता है, तो i की वैल्यू मेरे पास अब इतनी आ गई है 0 to π, ठीक है। अब हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, मैंने क्या किया, a और b से बचने के लिए, ठीक है, a की वैल्यू 1 मान ली, b की वैल्यू 3 मान ली, कुछ भी मान सकते हो जो आपका मन करे, ठीक है। तो a की वैल्यू 1 मान ली, b की वैल्यू 3 मान ली, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ से, 2 कहाँ जाएगा इसके नीचे, तो ये 1/2 आया, ठीक है। अब हमने क्या किया, a की जगह पे 1 रख दिया, b की जगह पे 3 रखा तो 9 हो गया, ठीक है। सबसे पहला काम, ऐसा कुछ भी बनता है तो cos² हटाना होता है, तो मैंने क्या किया, ऊपर cos² से डिवाइड कर दिया तो sec² बन गया, यहाँ पे cos² से डिवाइड करो, यहाँ पे cos² से डिवाइड करो तो 1 + 9 tan² हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो पाई था ये भी हमने बाहर ले लिया, तो π/2 बाहर आ गया, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन बना इतना सा, मैंने क्या किया, 3 tan x को t मान लेते हैं।
अगर मैं 3 tan x को t मान लेती हूँ तो 3 इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स dx बराबर dt, तो इसको तो मैं dt में कन्वर्ट कर दूंगी, इसको मैं t में कन्वर्ट कर दूंगी। लेकिन उससे पहले क्या काम करना पड़ेगा कि 0 से जो पाई ये लिमिट जा रही है ना, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको आधा कर दो, क्योंकि अगर आप 0 to पाई डायरेक्ट मतलब इसी तरीके से ऐसे ही सॉल्व करोगे और 0 to पाई इसमें डायरेक्ट अप्लाई कर दोगे ना, तो ये बाद में जा कर के दिक्कत कर देगा। ठीक है, बाद में जाकर, इसलिए मैंने काट रखा है क्योंकि ये दिक्कत की थी इसने। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे आधा कर दो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब हम क्या करेंगे, ये हो गया π/2, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसका आधा कर दिया। ठीक है, इसको हमने t माना था तो ये 1 + t² हो गया। ठीक, और जब हमने यहाँ पर 0 रखेंगे तो t की वैल्यू 0 मिलेगी, जब यहाँ पर 90 रखेंगे तो t की वैल्यू इनफाइनाइट मिल जाएगी। तो ये हो गया लिमिट 0 to इनफाइनाइट चेंज। और क्या हुआ, जो ये sec स्क्वायर dx है ये तो हो गया dt में कन्वर्ट, 3 dt में, सॉरी dt/3 में, तो 3 का आएगा हमारा, 3 आ जाएगा नीचे, है ना, 3 आ गया हमारा नीचे। अब 1/1 + t² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स t 0 to इन्फिनिटी और π/3, तो π/3 tan इनवर्स इन्फिनिटी रखोगे, ये आएगा आपका tan इनवर्स अपर लिमिट माइनस tan इनवर्स 0, तो ये तो 0 होता है, tan इनवर्स 0 0 होता है, और ये क्या होता है π/2, है ना, तो ये π/3 × π/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा π²/6, तो इसका आंसर आ जाता है हमारा π²/6। देखो इसका आंसर हमारा आया है π²/6, है ना, और a की वैल्यू हमने 1 मानी थी, b की वैल्यू हमने 3 मानी थी। ठीक है, तो π²/6 कब आएगा, ऑप्शन से चेक कर लो। अगर यहाँ पर a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 3 रखते हो तो π²/6 आता है, a हो सकता है, a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 3, तो π²/6 ये भी हो सकता है ना, तो फंस गए हम। तो यहाँ भी π² ये तो नहीं आएगा, ये π/ है, तो a और b में हम फंस गए। ठीक है, तो a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 3 मानने पर हम यहाँ पर आकर के फंस गए हैं। ठीक है, तो आप इसको चेक करने के लिए फिर ऐसा कर सकते हो कि a की वैल्यू कुछ और रख दो और b की वैल्यू कुछ और रख दो, तो आपको यहाँ पर सही आंसर पता चल जाएगा, जो कि π²/2ab ही है। ठीक है, 1 मत रखना a की वैल्यू, क्योंकि a की वैल्यू 1 ही यहाँ पर, a की वैल्यू 1 रखेंगे, b की वैल्यू 3, सॉरी सही तो हो गया, 6 तो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर कितना आएगा 1 × 3, तो π²/3 आ रहा है, तो हम नहीं फंसे हैं। a की वैल्यू π²/6 आ रहा था, तो a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 3 रखते हैं, यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं फंसे हैं, ठीक है, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं 2 समझ रही थी अपने मन में a को, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x² tan इनवर्स x³ / 1 + x⁻6 ये दे रखा है। तो यहाँ पर क्या है, x³ लिखा हुआ है, तो इसको मैं x⁻3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, और x⁻3 को अगर मैं t मानती हूँ तो x² भी मेरे को मिल जाता है। ज़्यादातर क्या होता है, जो tan इनवर्स x के साथ जो एंगल वगैरह लिखा होता है उसी को ही हमें मानना पड़ता है, अगर ऐसा बन जाता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर x⁻3 को मैंने t मान लिया, तो 3x² dx बराबर dt हो गया। ठीक है, तो x² dx को dt/3 लिख दें, तो यहाँ पर x² dx को dt/3 लिखा, इतना लिख दिया, tan इनवर्स t, और इसको मैंने क्या लिखा, x⁻3 का स्क्वायर, तो t² हो जाएगा ये। ठीक है, इतना आ गया। अब उसके बाद क्या है, अगर मैं tan इनवर्स t को z मान लूँ, फिर से मानना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन नीचे दिख रहा है, तो tan इनवर्स t को मैंने क्या किया, z मान लिया, इसका डिफरेंशिएशन 1/1 + t²। ठीक है, तो tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन 1/1 + t² dt, और ये क्या आ गया, dz, तो dt/1 + t² को dt/1 + t² को मैंने dz लिख दिया, और इसको मैंने लिख दिया z। z का इंटीग्रेशन z²/2, 1/3 बाहर, तो z की जगह पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स t, क्योंकि z को हमने tan इनवर्स t माना था, इसका स्क्वायर, और t को हमने क्या माना था, क्योंकि आंसर तो x की फॉर्म में ही देना है, t को हमने x³ माना था, तो यहाँ पर tan इनवर्स x³ और उसका होल स्क्वायर अपॉन में 6 आ जाएगा, तो tan इनवर्स x³ का होल स्क्वायर अपॉन 6, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, dx/x log x log x। तो यहाँ पे क्या करो, log x को t मान लो। ठीक है, log x को ही t, ये सब चीज़ें तब पता चलती है जब हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो देखते ही पता चल जाता है किसको क्या मानना होता है। ठीक है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएट, देखो x को मान के तो कोई फ़ायदा है नहीं, log x को मानोगे तो 1/x आएगा, ये आ जाएगा, बट ये भी तो है, तो log x को मान के एक बार देख लो क्या होता है। तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम, log x को हमने t मान लिया, log समथिंग का डिफरेंशिएशन 1/समथिंग, और इस समथिंग का दोबारा करोगे तो 1/x dx बराबर dt, तो x log x पूरा आ गया, तो dx/x log x, इसको मैंने लिख दिया dt, और ये हो गया मेरा t। 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, और t की वैल्यू क्या है, log x रख दिया इसमें यहाँ से, प्लस c log x इसका आंसर हो जाएगा, मतलब
log 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 x, मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 0 to π/4 में 10 की पावर 5 थीटा का इंटीग्रेशन करना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो ये हमें दे रखा है कुछ इस तरीके से। 10 की पावर 5 को हम, ये वही प्रैक्टिस का काम है, 10 की पावर 5 को हमने tan स्क्वायर tan थीटा में ब्रेक कर लिया। देखते हैं इन दोनों को साथ रखना है अलग अलग करना है, ठीक है। तो tan स्क्वायर को तो मैंने लिया sec स्क्वायर -1 और इनको साथ रखा tan क्यूब थीटा डी थीटा, ठीक है। अब इसकी इंटू इससे कर दी, इसकी इंटू इससे कर दी, तो दो इंटीग्रेशन मेरे पास बन गए, ठीक। sec स्क्वायर tan क्यूब थीटा और tan स्क्वायर इंटू tan थीटा। इस tan स्क्वायर को फिर से मैं sec स्क्वायर -1 में कन्वर्ट करूंगी। अगर मैं इस tan थीटा को t मान लूँ तो sec स्क्वायर थीटा डी थीटा तो गायब हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये मेरा I1 हो गया, इसको मैं अलग से सॉल्व कर लेती हूँ। तो tan थीटा को मैंने t माना, sec स्क्वायर थीटा dt में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये तो मेरा dt बन गया, ये मेरा t क्यूब हो गया। t क्यूब dt का इंटीग्रेशन करना है, t की पावर 4/4 आएगा, ठीक है। बची लिमिट की बात, 0 to π/4 चल रहा था, तो यहाँ पर जो लिमिट चल रही है तो 0 से π/4 चल रही थी। जब यहाँ 0 रखोगे तो t भी 0 आएगा, π/4 रखोगे तो t 1 आ जाएगा। तो 0 to 1 लिमिट चली गई, 0 to 1, अब इसमें रख दो लिमिट 0 to 1, तो 1/4 आंसर आ जाएगा, ये तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट ये, सेकंड पार्ट से पहले ये ध्यान रख लेना, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे tan स्क्वायर tan थीटा था, तो इस tan स्क्वायर को sec स्क्वायर -1 लिखा। अब इसके फिर से दो पार्ट हो जाएंगे, इसकी इंटू इसकी साथ और इसकी भी इंटू इसके साथ। तो sec स्क्वायर tan थीटा, एक तो ये हो जाएगा, एक tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। और माइनस था बाहर, I2 के बाहर क्या था, माइनस, याद रखना ये वाला माइनस था ना, ठीक है। तो sec स्क्वायर tan थीटा, ये tan थीटा को t मान लो, तो sec स्क्वायर थीटा डी थीटा क्या हो जाएगा, dt tan थीटा t का इंटीग्रेशन t²/2। और जब हम इसे t में कन्वर्ट कर लिया, माना तो हमने वही जो यहाँ पे माना था, जो यहाँ पे माना था वही इसके लिए भी माना हमने, है ना। तो ये 0 to 1 ही हो जाएगी लिमिट, तो ये 1/2 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। अब ये tan थीटा डी थीटा, tan थीटा का इंटीग्रेशन log sec थीटा होता है। अब ये तो थीटा में ही रहा, इसे t में चेंज करने की जरूरत पड़ी नहीं, तो इसकी लिमिट थी 0 to π/4 थीटा की, तो 0 to π/4 ही हमने इसको रखा। जब अपर लिमिट π/4 यहाँ पर रखेंगे तो sec π/4 log sec π/4 माइनस log sec 0, sec 0 1 होता है तो log 1 की वैल्यू फिर से 0 हो जाती है। log sec π/4 ये होता है √2, तो log √2 आ गया, या फिर इसे हम लिख सकते हैं 1/2 log 2, ये जो पावर होती है बाहर आ जाती है, 1/2 वही बाहर आया है, ठीक है। तो हुआ क्या, I1 की वैल्यू कितनी आई है, I1 की वैल्यू आई थी 1/4, तो I1 की वैल्यू हमने ये लिख दी 1/4, ये लिखी 1/4। फिर आना था माइनस, देखो I1, फिर आना था माइनस, फिर यहाँ पे क्या आएगा I2 माइनस I3, क्योंकि ये हमारा क्या था, देखो I2 ये तो ये था, ये हमने I3 मान लिया था, ये क्या था I3 माइनस I4, इसको मान लो, तो I3 माइनस I4 है ना। I1 माइनस I2 था, और I2 क्या था I3 माइनस I4, ठीक है। तो 1/4 माइनस I3 की वैल्यू 1/2 आ रही थी, I4 की वैल्यू 1/2 log 2 आ रही थी। तो इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो 1/4 माइनस 1/2 प्लस दिस, तो ये आ गई लाइन। तो 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/4, और ये आ जाएगा इतना, इसको पहले लिख लो, इसको बाद में ऑप्शन में इसी तरीके से लिखा हुआ है। तो 1/2 यहाँ से कॉमन लोगे तो log 2 माइनस 1/2 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1/2 log 2 माइनस 1/2, यानी इसका आंसर जो आ जाएगा, बस इसी में देख लो, ऑप्शन खुद मैच कर लेना, 1/2 log 2 माइनस 1/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चाहो तो आप खुद भी कर सकते हो, क्योंकि y = mx, m की वैल्यू 1 मान लो, y = x, और ये पैराबोला हम पहले भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, और आंसर कुछ आएगा, m की वैल्यू 1 जहाँ पे सेटिस्फाई करेगी वही हमारा आंसर। देखो m की वैल्यू 1 अगर इसमें रख भी दो तो तीनों चीज़ें अलग अलग आ रही हैं, है ना, तो ये आंसर आपका अलग ही आएगा। करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, देखो जैसे हमने किया है क्या इसमें, इसने कहा है एक पैराबोला तो है आपका y² = 4ax, तो x है पॉजिटिव प्लस लिखा हुआ है, तो मतलब x की पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा, मतलब ऐसे बनेगा पैराबोला। और y = mx था, तो y = mx को मैंने m की वैल्यू 1 रख दी, तो y = x ऐसे जाएगा, और पैराबोला से नीचे ही जाती है लाइन, ठीक है। तो ये याद रखो कि पैराबोला से नीचे, क्योंकि अगर पैराबोला ऐसे जाएगा तो कुछ एरिया ही नहीं बनेगा, ठीक है। फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, y = x, m की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो y = x यहाँ पे रखोगे, तो ये रहा y = x, और ये x की जगह पे y रख दिया, तो ये बन गई। दोनों को एक साइड में ले, इसको एक साइड में रखा, फिर इसे सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, या फिर 4a। अगर y की वैल्यू 0 रखोगे, चाहे इसमें रखो, चाहे y² = 4ax में रखो, y की वैल्यू 0 रखोगे तो x भी 0 आएगा, y की वैल्यू 4a रखोगे तो x भी 4a ही आएगा, मतलब वही ये वाला पॉइंट 0 0, ये 4a यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे 4a 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, मुझे एरिया निकालना है, कौन सा, इन दोनों के बीच का एरिया मुझे निकालना था। 0 to 4a में इंटीग्रेशन होगा, और कर्व वाली लाइन लेंगे, ये क्या थी हमारी y² = 4ax, इससे हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो कितना आ जाएगा √4ax, ठीक है। तो 0 to 4a
√4ax, तो ये हो जाएगा 0 to 4a √4ax। अब इसमें से लाइन का एरिया 0 to 4a √ इसको आप सिंपली भी निकाल सकते हो। ये डिस्टेंस मुझे पता है 4a है, ये डिस्टेंस भी क्या है 4a, ये 90 डिग्री का एंगल, तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 × 4a × 4a, ऐसे भी इसका एरिया निकाला जा सकता है। तो क्या हो जाएगा 2 to the 4 8a² आ जाएगा। तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना सॉल्व कर लो और उसमें से 8a² माइनस कर देना। इंटीग्रेशन करके भी सॉल्व कर रखा है, 8a² ही आया था, ठीक है। अब क्या किया, √4a ये आ गया 2√a, √x का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 2/3, तो इतने वाले पोर्शन में ही 0 to 4a लिमिट ये इंटीग्रेशन करके मैंने लाइन वाला का नीचे का एरिया निकाल रखा है, वो वैसे ही हमने निकाल लिया 8a², ठीक है। तो इसमें जब हम 0 to 4a लिमिट रखेंगे, कर रखी है ये चीज़ें पहले, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 32a²/3, ओवरऑल सॉल्व करके 8a²/3 आ जाएगा, क्योंकि ये वाला एरिया मैंने वैसे ही बता दिया, नॉर्मली इसको निकाल लो तो इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो सॉल्व करके आए 8a²/3, तो अब ऑप्शन में चेक कर लो 8a²/3 कहाँ दिख रहा है। 8a²/3 m की वैल्यू 1 रखने पर 8a²/3 इसमें दिख रहा है, तो यही हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन करा भी दिए, कहीं करा दिए ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन आपका टीजीटी से रिलेटेड है नहीं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द कर्व, ये वो है कि सॉलिड को रिवॉल्व कराया जाता है, ठीक है। तो ये कैलकुलस में मिलेगा, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन टीजीटी से रिलेटेड नहीं है, ठीक। और सेंट्रल लेवल के एग्जाम में शायद ये पूछा भी नहीं जाता, लेकिन यूपी टीजीटी का शायद ये हो सकता है, आई थिंक यूपी पीजीटी का, सॉरी, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि मुझे टीजीटी के लिए बुक कंप्लीट करानी है फिलहाल, ठीक है। देखते हैं -a to a fx dx, ठीक है। -a to a में डबल तब किया जाता है जब फंक्शन हमारा इवन होता है, मतलब fx, x की जगह पे -x रखने पर फंक्शन में कोई चेंज नहीं आता है, तब हम ये चीज़ करते हैं। अगर x की जगह पे -x रखने पर -fx हो जाता है तो इसका आंसर 0, तो ये तब होता है जब फंक्शन इवन फंक्शन होता है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला भी देख लो, ईजी है। सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर क्या होता है, हेमीस्फेयर कुछ ऐसी शेप होती है, ठीक है। इसकी रेडियस अगर r है तो इसका सरफेस एरिया पूछ रहा है, अगर इसकी रेडियस a कहा है उसने तो a ही लिख लेते हैं, तो इसका सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो ये वाला जो एरिया होता है, जैसे आप सेब को काटते हो ना बीच से, ऐसे ही अगर बॉल है कोई, उसे बीच से काट दो, तो एक तो इधर वाला एरिया, एक ऊपर से देखोगे तो सर्कल जैसा ऐसा दिखेगा, ऊपर से देखोगे तो साइड से एरिया, तो ये वाला जो होता है 2πr² होता है, 2π × रेडियस का स्क्वायर, प्लस ऊपर एक सर्कल बना हुआ होता है जिसकी रेडियस a ही होती है, तो उसका एरिया हो जाता है πa², तो टोटल हो जाता है 3πa², तो आंसर हो जाता है इसका 3πa²। इसमें क्या है दिक्कत, अब अगर वो टोटल एरिया पूछता है, टोटल एरिया कहता है तो 3πa² होता है, लेकिन इसने 3πa² ना तो ऑप्शन में दिया, तो उसने मतलब कर्व सरफेस ही पूछा होगा। कर्व सरफेस का मतलब है जब आप बॉल को काटोगे, बिल्कुल बीच से काटोगे, तो बस ऊपर वाला, जब आप उसे ऊपर से देखोगे ना, तो ऊपर से मत देखना, इधर वाला पोर्शन देखो बस, ठीक है। तो वो आपका 2πa² ही होता, तो उसका आंसर आपका 2πa² ही हो जाएगा। फिर इस केस में 2πa² आंसर हो जाता है।